गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ज्योग्राफी में आज देखेंगे हम लोग प्लेट्यू यानी पठार। कल हम लोग ने देखा था पर्वतमाला और मैंने कल आप लोग को बोला था कि एटलस जितने लोग ले लिए हो मुझे बताना, ठीक। तो उसमें जो है केवल एक बच्चे ने बताया था कि हाँ सर, ऋषिकेश ने बताया था कि सर मैंने एटलस ले लिया है, ठीक। नेम सिंह जो है उन्होंने बोला था कि सर मैं ले लूँगा, ठीक। कोई बात नहीं, ले लो जल्दी से जल्दी, ठीक है, वरना फिर क्लास स्टार्ट करूँगा तो हो सकता हो फिर दिक्कत तो होना तय है। एटलस अगर नहीं होगा 3-4 दिन से अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो कुछ तो वैल्यू होगी, ठीक है, एटलस की। खैर, हम लोग आते हैं आज प्लेट्यू पे, पठार पे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पठार में देखेंगे बच्चों डिफिनेशन उसका, ठीक है, डिफिनेशन, ठीक। पठार, पठार यानी कि प्लेट्यू, ठीक। तो अब ये पठार क्या होता है? तो कोई भी हम लोग को टॉपिक मिल रहा है तो नोटिस किया होगा हर टॉपिक में हम लोग उसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी डिफिनेशन हम लोग देखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक जा रहा हूँ मैं बच्चों एक शब्द लिखने, ठीक, और वहां से अभी तुरंत ही मैं एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या? सुनो, मैं अभी इसको समझाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं अभी समझाऊंगा नहीं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ, उसका आंसर बताना मतलब क्या है उसका, ठीक है। देखो पठार के बारे में एक बात करें अगर, तो कहते हैं कि पठार, पठार द्वितीयक, द्वितीयक, द्वितीयक क्रम के, क्रम के उच्चावच, उच्चावच है, ठीक है। पठार द्वितीय क्रम के उच्चावच है। उच्चावच मतलब कह लो कि एक तरह की संरचना, ठीक है, एक तरह का स्ट्रक्चर, आकृति, ठीक। तो अगर पठार द्वितीय क्रम का उच्चावच है, ठीक है, पर्वत है, पठार है, समझ रहे हो, तो ये अगर द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं तो बच्चों ये बताओ कि प्राथमिक क्रम के उच्चावच फिर कौन होंगे, ठीक। ये तुम लोग का होमवर्क होगा और इसका आंसर मुझे दोगे, समझ रहे हो, कि प्राथमिक क्रम के उच्चावच कौन होते हैं। क्या तृतीय क्रम के भी उच्चावच होते हैं? ये होमवर्क है, बताना कमेंट में, ठीक। तो पठार के बारे में सबसे पहली बात तो ये द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं। इसका मतलब क्या है मैं नहीं समझा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने होमवर्क दे रखा है। आगे देखें, अब पठार कहते किसको हैं? तो देखो कहा जाता है पठार को कि स्थल खंड का उठा हुआ एक ऐसा भाग, स्थल खंड का उठा हुआ एक ऐसा भाग जिसकी आकृति समान हो, ठीक ना, जिसकी आकृति ऊपर का आकृति समतल हो, बराबर हो, ठीक है, मेज की आकृति की तरह हो। जैसे मेज एकदम सपाट होता है ना, बराबर, उसी तरह पठार की भी आकृति होती है। यानी कि अगर पठार पे चढ़ जाए कोई व्यक्ति तो ऐसा नहीं होगा कि पर्वतमाला की तरह उस पे से ढुलक के गिर जाएगा, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि पर्वतमाला पे शिखर होता है और उसका शिखर संकुचित होता है, उसमें ढाल होता है जो कि तेज होता है, किसी को भी वहां लगा के छोड़ दो तो गिर सकता है, समझ रहे हो? तो ये तो पठार और पर्वतमाला इन दो बातों में अंतर है। तो इनका निर्माण कैसे होता है? तो मैंने बताया था बच्चों कि प्लेटों का संचलन, कल की क्लास को देख लेना, कल की क्लास में मैंने बताया था। चूंकि अभी हम पठारों को जब देखेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा और चीज़ों को बताएंगे। तो यहाँ बस हम जान लें बेसिक रूप में क्या, कि ये प्लेटें हैं, ठीक है, ये प्लेटें हैं। अब मान लो ये दो प्लेट है, दो प्लेट, और हम लोग को पता है कि नीचे, नीचे एस्थनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल, जहाँ पे मैग्मा पूरा भरा हुआ है, ठीक ना, मैग्मा भरा हुआ है। और मैंने बताया है बच्चों रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं और उन्हीं का क्या होता है, उन्हीं का होता है बच्चों विखंडन, जिसके कारण यहाँ उत्पन्न होता है क्या, संवहनीय धारा। और ये संवहनी धारा जब उत्पन्न होगा तो ये क्या करेगा, ये इसको मारेगा टक्कर, समझ रहे हो, ये इसको ऐसे मारेगा टक्कर। और जब टक्कर मारेगा तो ये क्या होगा, टक्कर मारने के फलस्वरूप ऐसे उठ भी जाएगा, ठीक है, ये ऐसे उठ जाएंगे। तो अब ये उठ गया है, ये उठ गया है, ठीक है। तो अब मान लो उठा तो इसकी आकृति मान लो यहाँ ऐसे रही बराबर, ठीक ना, मान लो ये आकृति इसकी ऐसी रही कुछ,
ठीक है, ये कुछ इस तरह से रहा। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये पठार हो गया। तो पठारों के बनने की कई प्रक्रियाएं हैं। ठीक, ये नहीं है कि लावा का टक्कर हो रहा है, बीच का जो पार्ट है वो फ्लेक्सिबल है तो बैंड हो गया, ऊपर जाके मुड़ गया और समतल हो गया तो ही बना पठार। पठार बनने के केवल एक ही रूल नहीं है, समझ रहे हो, पठार बनने के और भी रूल हैं, हम देखेंगे उसको आगे। ठीक, तो ये मेज की आकृति के टाइप की जो संरचना होती है, समझ रहे हो ना, संरचना आकृति एक ही बात हुआ। ठीक है, तो मेज की आकृति जैसे होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पठार। यानी कि सिंपल शब्द में अगर पठार को हम कहें तो स्थल खंड का उठा हुआ वह भाग जिसकी जिसकी आकृति, ठीक है, बराबर, ठीक ना, जिसकी आकृति बराबर या मेज की आकृति की तरह, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पठार। बस ये सिंपल सा डिफिनेशन बच्चों होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, पठार, पठार स्थल खंड का, स्थल खंड का उठा हुआ, उठा हुआ ऐसा भाग होता है, होता है जिसकी आकृति, जिसकी आकृति मेज के, मेज के समान, मेज के समान होती है, मेज के समान होती है, या वह उच्च भूमि, या वह उच्च भूमि समतल, समतल होती है। ठीक है, समतल होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ठीक है, तो ये एक आसान सा डिफिनेशन। ठीक, अब देखो, अब ये हमारा पठार जो है, ये हमारा जो पठार है, ठीक है, ये हमारा जो पठार है, ये पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर, ठीक है, फैला हुआ है। ये बात भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि यह पृथ्वी के 1/3, 1/3 भाग पर, भाग पर विस्तृत, विस्तृत है। ठीक ना, 1/3 भाग पर ये क्या है, विस्तृत है। इस बात को बच्चों नोट कर लो। नोट करना क्या मतलब, स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग देखेंगे पठारों का वर्गीकरण। ठीक, तो पठारों के वर्गीकरण निम्नलिखित होंगे। तो जैसे हम सबसे पहले देखें, सबसे पहले तो लिखेंगे अंतर पर्वतीय, अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार। अब अंतर पर्वतीय पठार बच्चों क्या होता है, जैसे देखा होगा, देखा होगा कि अक्सर पठार कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, कौन कौन सा राज्य है उसका बता के छोड़ दिया जाता है, समझ रहे हो, तो वो ठीक है, वो तो आवश्यक है ही, परंतु उसके कॉन्सेप्ट को अगर पूछा, अप्लाइड क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर वहां समस्या होने लगेगी। तो ऐसे कंडीशन में कॉन्सेप्ट को जानना बच्चों क्या होता है, जरूरी होता है, समझ रहे हो। तो देखो, देखा होगा तुम लोगों ने कि मैं कोई भी टॉपिक हो उसका कॉन्सेप्ट जरूर बताता हूँ। ठीक है, यहाँ हम देखें तो अंतर पर्वतीय पठार क्या है, तो अंतर पर्वतीय पठार क्या है कि वो पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हो, समझ रहे हो, जो चारों तरफ से क्या हो, पर्वतों से घिरा हो। ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंतर पर्वतीय पठार। और पठारों के जितने वर्गीकरण हैं, जितने प्रकार हैं, उन प्रकारों में सबसे चौड़ा, सबसे विस्तृत, समझ रहे हो, पठार कौन सा होता है, तो अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, एक मिनट रुकना बच्चों।
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। ठीक, तो अंतर पर्वतीय पठार को यहाँ पे हम लोग को जानना है, लिखना है, डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ हम लिखेंगे वह पठार, वह पठार जो जो चारों तरफ से, चारों तरफ से पर्वतों से पर्वतों से घिरे होते हैं, पर्वतों से घिरे होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार। दूसरी बात, ये सभी पठारों में, सभी प्रकार के लिखेंगे, सभी प्रकार के पठारों में, सभी प्रकार के पठारों में सबसे विस्तृत, सबसे विस्तृत पठार होते हैं। ठीक ना, सबसे विस्तृत पठार होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लें इसका। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, तो अब एग्जाम्पल में जैसे बोलिविया में और पेरू में, बोलिविया और और पेरू का, पेरू का पठार, पेरू का पठार। ठीक, ये जब मैं एटलस का यूज करता, मैपिंग कराता बच्चों, तो ये सब सारी चीजें तुम लोग की तैयार हो जाती। ठीक है, बहरहाल यहाँ भी बता रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, दूसरा देखें, दूसरा ईरान का पठार। ईरान के पठार को ही बच्चों ईरान या एशिया माइनर बोलते हैं। ठीक ना, एशिया माइनर का पठार। तो एशिया माइनर का पठार कहाँ है? ठीक है, तो पूछेगा तो ईरान। कौन से प्रकार का पठार है ये, तो बोलोगे क्या, अंतर पर्वतीय पठार। ठीक ना, अंतर पर्वतीय पठार। ठीक, दूसरा यूएसए में है, यूएसए में कोलंबिया का पठार, यूएसए में कोलंबिया का पठार। ठीक, फिर तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार की क्या खासियत है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक ना, विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, ऊंचा पठार। ठीक, तो ये बच्चों इतने पठार के नाम हमको याद करने थे। अब यहाँ देखो मैंने जगह छोड़ रखा है। जगह क्यों छोड़ रखा है? जगह इसलिए छोड़ रखा है कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाऊंगा डायग्राम। ठीक है, डायग्राम जैसे, जैसे ये हमारा स्थलखंड हो गया, और इस स्थलखंड पे ये देखो कुछ इस तरह से ऐसे क्या है, ये पर्वतमाला उठी हुई है। ठीक, और फिर, और फिर यहाँ से फिर ये ऐसे उठा हुआ है, और ये कुछ इस तरह से आया हुआ है। ठीक, और यहाँ से फिर इस तरह, समझ रहे हो? तो क्या हुआ, दोनों तरफ पर्वतमालाएं, बीच में क्या है, पठार, बीच में क्या है, पठार। तो इस टाइप के पठार को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अंतर पर्वतीय पठार। अब चारों तरफ से घिरा होना, भाई बोर्ड पे नहीं ना चारों तरफ से बना पाऊंगा, यहाँ तो हमको लेफ्ट राइट ही स्पेस मिलेगा ना। ठीक है, मान लो अगर ऐसे कुछ होता तो एक यहाँ बना देता, एक पीछे बना देता, एक बगल में, एक बगल में, बीच में क्या, अंतर पर्वतीय पठार। तो बोर्ड पे तो ऐसे ही बन पाएगा। ठीक, तो चारों तरफ से क्या होगा, पर्वतों से घिरा होगा। ठीक है, अच्छा ये क्यों ऐसे बनेगा, ये क्यों ऐसे बनेगा, देख लो क्यों ऐसे बनेगा। सिंपल बात है, सिंपल बात, ये प्लेटों की टक्कर हुई, प्लेटों की टक्कर हुई। अब जब टक्कर हुआ तो इसमें फोल्ड पड़ना शुरू हुआ, समझ रहे हो, फोल्ड पड़ना शुरू हुआ। तो देखो क्या हुआ, यहाँ ये पार्ट तो इतना ऐसे उठ गया,
और अब दबाव पड़ा तो यहाँ की जो चट्टान है, यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है, वो थोड़ी मजबूत है, समझ रहे हो ना, वो मजबूत है। अब अगर मजबूत है तो वो टूटना जो है मुश्किल है। ठीक, तो इस क्रम में होगा क्या, इस क्रम में ये यहाँ से भी दबाव पड़ेगा, यहाँ से भी उठ जाएगा, और ये दबाव तो बनाया हुआ है, तो अब दबाव बनाए हुए तो फिर क्या होता है बच्चों, यहाँ भी इस तरह से ऐसे उठ जाते हैं, इस तरह से ऐसे उठ जाते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह से संरचना बनती है अंतरपर्वतीय पठार की। ठीक, बात क्लियर। चलो, तो अंतरपर्वतीय पठार ये हो गया, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, चलो अगला होगा गुंबदाकार पठार। गुंबदाकार गुंबदाकार पठार, गुंबद समझ रहे हो ना बच्चों, गुंबद, गुंबद कैसे होता है, ये इस तरह से समझ रहे हो, इस तरह से ऐसे उठा रहेगा गुंबद, डोम। ठीक, तो ये गुंबदाकार पठार, तो डोम प्लेटू जो है, अब इसको जरा हम देखें, गुंबदाकार। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा गुंबदाकार पठार का। ठीक, तो अब गुंबदाकार पठार का देखो कुछ स्पेशल स्पेशल डेफिनेशन नहीं हो सकता, समझ रहे हो, डेफिनेशन नहीं हो सकता। हम बस यहाँ क्या बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि जब धरातल में वलन या मोड़ पड़ जाए, और मोड़ पड़ने के कारण जब स्थल खंड समतल रूप से ऊपर उठ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुंबदाकार पठार बोलते हैं। जैसे जैसे ये कैसे बनेगा, ठीक है, ये कैसे बनेगा, अब देखो, ये मान लो यहाँ ऐसे मैंने बना रखा है, समझे। अच्छा चलो मैं ऐसा बनाता हूँ कि यहाँ पे हो भी जाए, और पॉइंट भी मैं अपना लिख लूँ, और मानचित्र भी बना रहे, ठीक है, मानचित्र भी बना रहे। अब देखो, अब जैसे ये मान लो ये प्लेट है, ठीक है, ये कोई प्लेट है, एक प्लेट है, और मैंने बताया हर प्लेटों के नीचे बच्चों पूरा, ये थोड़ा ध्यान देना, मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाऊंगा, ये थोड़ा ध्यान देना। ये हमारा जो मेंटल वाला जो पार्ट है, मेंटल में जो वाह्य मेंटल है, समझ रहे हो, आंतरिक मेंटल वाह्य मेंटल, तो वाह्य मेंटल ऐसे, इस पे क्या है, इस पे मैग्मा है बच्चों, समझ रहे हो ना, मैग्मा। तो मैग्मा हर तरफ है, चारों तरफ है मैग्मा, ठीक है। इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एस्थोनिस्फीयर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दुर्बलता मंडल। ठीक, तो अब ये प्लेट तो यही हो गया ना, ये प्लेट हो गया, यहाँ भी ऐसे प्लेट, तो प्लेट ये हो गए ना, ठीक है, ये प्लेट तो हो गए। अब एस्थोनिस्फीयर जो है ये, हाँ ये इसको नीचे बनाना होगा, वही समझ लो, अंडरस्टूड, यहाँ है बच्चों, ठीक है, यहाँ है, ये ऊपर नहीं, या मैंने जो मैग्मा ऊपर दर्शाया है ये नीचे होगा। ठीक, तो अब क्या होगा, अब ये मैग्मा अगर यहाँ पे है तो ये टक्कर मारेगा ना इसको, तो वही समझ लो यहाँ मैग्मा है, टक्कर मारेगा, टक्कर मारेगा तो क्या होगा, अब समझना, टक्कर मारेगा तो होगा ये कि, ये देखो ये कुछ इस तरह से ऐसे, समझ रहे हो, ये कुछ इस तरह से ऐसे उठ जाएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से ऐसे उठ जाएगा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा ये, ठीक ना, ये धरातल का पार्ट हो जाएगा, समझ लो, धरातल का। ठीक, तो इस टाइप के पठार को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के पठार को बोलते हैं गुंबदाकार पठार, गुंबदाकार पठार, ठीक है, गुंबदाकार पठार। तो यहाँ हम डिफिनेशन देखें गुंबदाकार पठार का, जब जब पृथ्वी में आंतरिक शक्तियों के द्वारा, आंतरिक शक्तियों, तो आंतरिक शक्तियां क्या हो गई, वही मैग्मा बच्चों, ठीक ना, मैग्मा संवहनी धारा इसका, आंतरिक शक्तियों द्वारा धरातल में, धरातल में मोड़ या या वलन, मोड़ या वलन पड़ जाए, तो मोड़ या वलन पड़ जाए, ठीक, तो ऊपर ऊपर उठे भाग को, ऊपर उठे भाग को पठार, पठार में ये नाम लिखेंगे,
ऊपर उठे भाग को गुंबदाकार पठार, गुंबदाकार पठार कहते हैं। कहते हैं, ठीक है, गुंबदाकार पठार कहते हैं। अब इसमें क्या करना है, डायग्राम बना दिया। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लोग को देख लेने हैं। जैसे यूएसए में है ओजार्क का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है रामगढ़ का पठार। ठीक, तो ये जो पठार है इन्हीं के नाम हमको लिख लेने हैं। तो यहाँ हम देख लें यूएसए का ओजार्क, ओजार्क पठार, ठीक है। सेकेंड, भारत का छोटा नागपुर पठार, ठीक है। छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का रामगढ़ पठार, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आएंगे वोल्केनो प्लेट्यू, यानी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पठार, ठीक है, ज्वालामुखी पठार, वोल्केनो, वोल्केनो प्लेट्यू। ठीक, अब ये तुम लोग को समझने की जरूरत है कि इसका निर्माण कैसे होगा। और अभी एक जगह तुम लोग को आश्चर्य भी होगा, ठीक है, कैसे होगा अभी उसको हम लोग देखेंगे। अब देखो ज्वालामुखी पठार क्या है, ठीक, तो पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लें, तब उसके बाद आते हैं, ठीक है। इनका निर्माण, इनका निर्माण ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के निकले, ज्वालामुखी के निकले लावा के जमाव से, जमाव से होता है, होता है, ठीक। अब ज्वालामुखी के निकले जमाव से इसका निर्माण होगा। अच्छा, क्या मतलब है इसका, ठीक। अब इसका मतलब समझना है तो यहाँ हम लोगों को बच्चों डायग्राम देखना पड़ेगा। जैसे जैसे अब बहुत कोई कठिनाई नहीं है, यहाँ बस आसानी से देख लो, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये ऐसे बनाया ये, और इसमें बना दिया मैग्मा चेम्बर, ठीक, और ये बना दिया इसका पाइप, ठीक, और यहाँ से निकलना शुरू हुआ, निकलना शुरू हुआ, ठीक है, ज्वालामुखी मैग्मा, ठीक है। ठीक, अब देखो समझना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ समझना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो उठा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, ये देख रहे हो ना ऐसे, यहाँ अब ये क्या है, स्थल खंड तो यहाँ है ना, स्थल खंड तो यहाँ है। अब स्थल खंड से ये देखो, ये इतना उठा हुआ पार्ट, अब देखो इसमें कोई, यहाँ अगर हम इसको ऐसे खींच के ऐसे मिला दें, ठीक, तो यहाँ देख लो कहीं कोई ढाल टाइप दिख रहा है, नहीं, ये क्या, इसकी आकृति मेज की तरह बराबर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, इस टाइप के पठार को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पठार। बात समझ में आई। ये जो क्षेत्र होगा ये क्या होगा, यही क्षेत्र होगा पठार, ठीक ना।
ये क्षेत्र क्या होगा, पठार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ज्वालामुखी पठार। ठीक, अब ज्वालामुखी पठार में हम किसको किसको काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो अभी देखो आश्चर्य होगा एक पॉइंट देख के, भारत में दक्कन का पठार, भारत का भूगोल जब पढ़ा जाएगा तो उसमें लोकेशन हम लोग देखेंगे इसका, दक्कन कहाँ है, भारत में दक्कन का पठार। ठीक है, भारत में दक्कन का पठार। अब दूसरा, वही आश्चर्यजनक बात जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा सुनो, दूसरा कहाँ है, यूएसए में, यूएसए में कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार। अब यहाँ पे बच्चों लग रहा होगा कि सर ये क्या हुआ, ये तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सुना था। तो बिल्कुल सुना था, कहाँ सुने थे, अंतर पर्वतीय पठार में। ठीक है, कोलंबिया का पठार। कहोगे सर ये तो अंतर पर्वतीय पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है, फिर भी अंतर पर्वतीय पठार है, फिर भी क्या है, फिर भी ये ज्वालामुखी वाला है। अब कैसे, सुनो, यहां मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, अंतर पर्वतीय में, ठीक है, ये जो है यूएसए का, देखो थोड़ा सा बच्चों डिफरेंट को, बड़ा बारीक डिफरेंट है, इसको समझने की कोशिश करना। देखो अंतर पर्वतीय पठार का मतलब क्या है, कि वो पठार जिसके चारों तरफ पर्वतमाला हो। अब पर्वतमाला हो, मगर पठार किस प्रक्रिया से बना है, मैटर ये नहीं करता है। मैटर क्या है, चारों तरफ पर्वतमाला होना चाहिए और बीच में पठार होना चाहिए। वो पठार किस प्रक्रिया से बना है इससे मतलब नहीं है। तो ये पठार किस प्रक्रिया से बना, जिसमें हम बात कर ले कोलंबिया का, तो किस प्रक्रिया से बना है, यहाँ से ज्वालामुखी का लावा निकला और लावा के निकलने से क्या हुआ है, ये बना है पठार। ठीक, तो अब पठार बना है, अभी से क्या है, चारों तरफ पर्वतमाला, समझ रहा हो, पर्वतमाला, राखी वगैरह सुना होगा, सब बताएंगे। ठीक है, तटी पर्वत, राखी पर्वत, ठीक है ना, बताऊंगा मैं। तो ये इस तरह से निर्मित हुआ, इसी वजह से बच्चों यहाँ पे देखो कोलंबिया का पठार दिखाना पड़ा। बात समझ में आई। ठीक, चल आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, यानी महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार। अब कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू जो है, अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब भी सुन लो। ठीक है, अब महाद्वीपीय जो पठार होते हैं, तो अब देखो क्या है महाद्वीपीय पठार। ठीक, अब देखो, जैसे एक साइड में सागर होगा, एक साइड में सागर होगा, दूसरे साइड में महाद्वीप होगा। बात समझना, एक साइड में सागर होगा, दूसरे साइड में क्या होगा, महाद्वीप, और बीच में उठा होगा क्या, तो बीच में उठा होगा पठार। तो ऐसे पठार को हम क्या बोलेंगे, ऐसे पठार को हम बोलेंगे महाद्वीपीय पठार। तो कोई इसके अच्छे उदाहरण हैं, ठीक, बिल्कुल उदाहरण है, जैसे ब्राजील का पठार, कनाडा का पठार। तो ये दोनों पठार किस टाइप के पठार हैं, ठीक है, तो महाद्वीपीय पठार। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिख लेते हैं ऐसे, तो यह यह सागर या मैदानों से महाद्वीपों से से घिरे होते हैं, से घिरे होते हैं। इनके इनके अगल बगल अगल बगल महाद्वीप महाद्वीप तथा तथा महासागर महासागर हो सकते हैं। हो सकते हैं, ठीक।
तो ऐसे पठार को हम क्या बोलेंगे, ऐसे पठार को हम लोग बोलेंगे महाद्वीपीय पठार। ठीक, तो कौन कौन से पठार मैंने बताया, तो यहां देख लें। पहला ब्राजील का पठार, ठीक है। दूसरा कनाडा का पठार, ठीक है, कनाडा का पठार। ठीक, तो ये दो प्रमुख पठारों के बच्चों उदाहरण हो गए। अच्छा, अब इसको हम कैसे देखें, तो इसको बच्चों हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ये हो गया स्थलखंड, ठीक है। अब इस स्थलखंड पे मैंने कहा यहाँ पे ये, ठीक ना, ये समुद्र है, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है समुद्र, ठीक, और इधर इधर चलो ऐसे महाद्वीप, ठीक है। और यहाँ बीच का पार्ट, इसको क्या किया, बीच के पार्ट को ऐसे उठा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों महाद्वीपीय पठार, ठीक ना, महाद्वीपीय पठार। ठीक, चलो, तो इतनी बात क्लियर। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग अगला देखते हैं बच्चों। ठीक, अगला होगा जलीय पठार, जलीय पठार, ठीक है, जलीय पठार। ठीक, अब देखो इनका निर्माण कैसे होगा, जलीय पठार का, इनका इनका निर्माण इनका निर्माण नदियों द्वारा नदियों द्वारा नदियों द्वारा लाए गए नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है, ठीक है। अच्छा, अब नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्माण कैसे होगा, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बच्चों समझना, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो क्या है, जैसे हम लोग यहाँ एक संरचना बना लें, ठीक है। तो ये यहाँ मैंने मान लो बच्चों ये पर्वतमाला एक उठाया, ठीक। तो हम लोग को मालूम है कि पर्वतमालाएं 1000 मीटर से ऊंची होती हैं। तो हमारे वहाँ उत्तर भारत में जो पर्वतमालाएं हैं लगभग उनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, यानी 6 किलोमीटर। और कहीं भी किसी भी पर्वतमाला पे ग्लेशियर बनने के लिए एक शर्त होती है। ग्लेशियर बनने की शर्त क्या है, ग्लेशियर का निर्माण पर्वतमालाओं पे तब हो पाता है जब जब उस पर्वतमाला की ऊंचाई 5000 मीटर से ज़्यादा हो, ठीक। तो यानी कि क्या, जब हम स्थल से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में क्या आती है, तापमान में आती है बच्चों गिरावट। मैंने वायुमंडल के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, क्षोभमंडल में घट जाता है। ये बात मैंने पढ़ा रखा है। तो ज्यो ज्यो हम ऊंचाई पे जाएंगे वायुमंडल में तापमान क्या होगा, डाउन होता जाएगा। तो लगभग जब हम पहुंच जाते हैं गर्मियों में 5000 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक, और सर्दियों में बात करें तो 4500 मीटर की ऊंचाई, हम इस ऊंचाई पे जब पहुंच जाते हैं तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि तापमान ऊपर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो हमें ये बात पता है कि जल वाष्प यानी वेपर जब इस ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो वो क्या होंगे, वो बर्फ के रूप में बदल जाएंगे, ठीक। तो बर्फ के रूप में जब बदल जाएंगे तो वही बर्फ का एक वृहद क्षेत्र क्या हो जाएगा, वही बर्फ का एक वृहद क्षेत्र हो जाएगा ग्लेशियर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमानी, ठीक ना, हिमानी। तो अब क्या होगा,
अब यहाँ मान लो जलवाष्प उड़ के आया, तो अब क्या होगा, यहाँ ऐसे आ आके ये कुछ देखो ऐसे बिछ जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ ऐसे बिछ जाएगा, ठीक, ये ऐसे बिछ जाएगा। तो अब ये इधर मान लो ऐसे बिछ गया ग्लेशियर, ठीक, ग्लेशियर ऐसे बिछ गया, तो फिर जब टेम्परेचर इस पे पड़ेगा तो ये पिघलेगा भी तो, और जब पिघलेगा तब क्या होगा, तो पिघलेगा तो यहाँ से जल जो है निकलेगा, ठीक ना, जल निकलेगा। तो जल निकलेगा तो यहाँ क्या होगा, जल निकलेगा तो इसमें ये अपने साथ लाएगा अवसाद, अवसाद यानी इस पर्वतमाला में जो मिट्टी का पार्ट होगा उस मिट्टी को अपने साथ ये क्या करेगा, बहा के ले आएगा, और मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले आएगा तो उस मिट्टी को ये क्या करेगा, यहाँ पे, समझ रहे हो, यहाँ पे बच्चों क्या करेगा, ये ऐसे जमा करता रहेगा, समझ रहे हो, ये यहाँ पे ऐसे जमा करता रहेगा, और जमा करते 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 कई हजार सालों का परिणाम ये होगा कि ये क्या होगा, ये पूरा अवसादों से भर जाएगा और ये ऊंचाई धारण कर लेगा। तो अब ऊंचाई धारण कर लिया तो ये बन जाता पर्वतमाला, ये भी ठीक है, पर्वतमाला ये भी 1000 मीटर से कम रहता तो पहाड़ हो जाता, परंतु ऊंचाई जब धारण किया तो इसका आकृति तो देखो समतल हो गया। अब समतल हो गया, ठीक है, तो इस टाइप के ये अब क्या बन गया, ये बन गया पठार। क्यों, क्योंकि हम पठार की परिभाषा ही यही जान रहे हैं कि इसमें ऊंचाई मैटर नहीं करता, कितना भी ऊंचा हो, तो स्थल खंड का उठा हुआ वह भाग जिसकी ऊपरी आकृति क्या हो, समतल हो, मेज के समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। तो ऊपरी आकृति इसकी समतल हो गई, तो इस टाइप के पठार को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जलीय पठार, समझ रहे ना, जिनका निर्माण जल के द्वारा हुआ है, ठीक। तो क्या ऐसा कोई पठार है, ठीक है, ऐसा कोई पठार है जिसका निर्माण जल से हुआ है, तो भारत में विंध्य पठार, ठीक ना। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं, भारत में विंध्यन विंध्यन पठार, बस एक ही लिखना है यहाँ पे। तो भारत में विंध्यन पठार जो है ये किस टाइप का उदाहरण है, ये जलीय पठार का उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण है, ठीक। चलो अब अगला हम देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब अगला देखें तो वायव्य वायव्य पठार, ठीक है, एयर प्लेटू। अब कहोगे सर ये एयर प्लेटू क्या है, ठीक, कि मतलब कि पठार का निर्माण क्या है, वायु के द्वारा भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, ठीक ना। पठार का निर्माण क्या वायु के द्वारा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, देखो, जैसे देखो होता क्या है कि वायु क्या करेगा, वायु अपने साथ भारी मात्रा में धूल उड़ा के ले आता है। तो जब धूल उड़ा के ले आता है तो वो काफी विस्तृत क्षेत्र में, समझ रहे हो ना, काफी विस्तृत क्षेत्र में उसे क्या करेगा, फैला देगा, ठीक है, काफी विस्तृत क्षेत्र में उसको फैला देगा। तो ये प्रक्रिया काफी धीमी होती है, समझ रहे हो ना, ये प्रक्रिया क्या होगी, काफी स्लो होगी, बहुत लंबा समय लगता है इस टाइप के पठार के निर्माण में। परंतु धीरे 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 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर ऐसे बिछते चले गए, तो जब बिछता चला जाएगा तो उस पर धीरे धीरे वेट भी तो बढ़ता चला जाएगा, और जब वेट बढ़ता चला जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका स्वरूप नीचे का वो धीरे धीरे ठोस होता जाएगा, समझ रहे ना बच्चों, उसका घनत्व जो है वो बढ़ता जाएगा। अब घनत्व बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, नीचे उसकी आकृति जो होगी वो क्या होगी, ठोस हो जाएगी, ठोस हो जाएगी। तो अब उस पे लेयर पे लेयर बिछते चले जा रहे हैं, तो क्या हुआ, धरातल से अब ठीक ठाक ऊंचाई धारण कर लिया। तो अब धरातल से ठीक ठाक ऊंचाई धारण कर लिया है तो आकृति क्या है, ऊपर की आकृति ऊपर की हो गई समतल। तो अब ऊपर की आकृति समतल हो गई और धरातल से उठा हुआ है तो वो क्या हो गया, पठार हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, इनका निर्माण इनका निर्माण वायु के द्वारा द्वारा लाए गए वायु के द्वारा लाए गए धूल धूल मिट्टी धूल मिट्टी के कणों के
जमाव, कणों के जमाव से होता है, कणों के जमाव से होता है, ठीक ना, जमाव से होता है। तो ऐसे पठार को क्या बोलेंगे, वायव्य पठार, एयर प्लेट, ठीक ना। तो अब इसमें हम बात करें क्या कोई पठार ऐसा है, ठीक है, तो दो है, लोयस का पठार, लोयस का पठार और कोतवार पठार, कोतवार पठार। अच्छा सर कहाँ होंगे ये, तो लोयस का पठार कहाँ पे है, तो है ये चीन में, ठीक, और ये कहाँ होगा, तो ये है पाकिस्तान में, ठीक है, ये कहाँ है, पाकिस्तान, ठीक। अब इसकी संरचना बनाने का बच्चों प्रयास करें, ठीक है, संरचना बनाने का प्रयास करें तो देखो इसका कोई सटीक संरचना तो बनना मुश्किल है, ठीक ना, इसका कोई सटीक संरचना बनना मुश्किल है। ये हो जाता है स्थलखंड, स्थलखंड, और यहाँ बस देखो क्या है, यहाँ एक सिंपल एक ऐसे ये दर्शा दिया जाए, ठीक है, ये एयर, एयर, और इस एयर में आ रहा है क्या, इस एयर में आ रहा है धूलकण, ठीक ना, धूलकण। तो यहाँ बस इसको इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे कि वायु, वायु प्लस धूलकण, वायु प्लस धूलकण। तो वायु प्लस धूलकण, अब क्या हो रहा है, अब ये वायु प्लस धूलकण क्या कर रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे जम रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे जम, तो अब क्या होगा, ये धीरे धीरे ऐसे जमता चला गया, ठीक है, जमता चला गया, ठीक, वायु प्लस धूलकण, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वायव्य पठार, वायव्य पठार, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जरा इसका, ठीक है बच्चों। तो हम लोग बच्चों पठारों से लगभग जितने पॉइंट्स हम लोग को देखने थे, पठारों से हम लोगों ने लगभग पॉइंट्स देख लिए हैं, ठीक है, पॉइंट्स देख लिए हैं, इतने अगर पठार आप लोग कवर करते हो, और दूसरा जब मैं बोला हूँ ना एटलस वाला काम कराने, वहाँ जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ कुछ और भी पठारों की मैं चर्चा करूंगा, ठीक, और ये सब भी क्या होंगे, याद हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो एक बार तो आपको यहाँ लिखा मिला ही, फिर इसके बाद से आप लोग को एटलस जब कराऊंगा मैं तो वहाँ पे आप लोग को फिर से दोबारा ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक, और अच्छे से याद भी होगा। तो देखो एक बच्चे का केवल कमेंट आया कि सर मैंने ले लिया है, ठीक है, एटलस, बाकी ने अभी नहीं लिया, तो ले लो, ठीक है, ले लो, हो सकता हो कि क्लास स्टार्ट करे तो फिर उसको कंटिन्यू मैं कर दूँ, वेट ना करूँ फिर, ठीक है। तो जब क्लास देखोगे ना तो फिर लगेगा कि हाँ सर ज़रूरत है, सोचो, ठीक है। तो हम लोग के पठार का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग की ज्योग्राफी की होगी, और रही बात टेस्ट की तो अभी थोड़ा सा और चैप्टर बीते तो उसके बाद से फिर टेस्ट मैं कराऊंगा, एक टेस्ट जो है ज्योग्राफी का मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो एमसीक्यू एक हो चुका है, अभी और चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे और टेस्ट करवाऊंगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना, क्लास जब मैंने बच्चों स्टार्ट किया था तो क्लास स्टार्ट के समय मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ याद आ रहा है ना, कि उच्चावच, ठीक ना, उच्चावच। तो अभी इसमें क्या लिखा थे कि पठार हमारे धरातल पर द्वितीयक क्रम के उच्चावच हैं, ये बात लिखा है ना, द्वितीय क्रम के उच्चावच। तो हमको जानना क्या है, मुझे ये जानना है कि प्राथमिक क्रम के उच्चावच कौन है, ठीक है, क्या तृतीय क्रम के भी उच्चावच होते हैं, अगर होते हैं तो फिर वो कौन से हैं, ठीक। तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बच्चों देना, सर्च करना, देखो मिलेगा तो ठीक है, वरना मैं तो हूँ ही बताने के लिए, ठीक है, मिल जाएगा तो मैं आंसर कमेंट में दे दूंगा कि हाँ ठीक है आंसर आप लोग का सही है, ठीक है। चलो फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।